नमस्कार। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सपने। सपने चाहे बड़े हो या छोटे, गरीब हो या अमीर, सबके होते हैं। और सपना पूरा हो जाए, ऐसा सबके नसीब में नहीं होता। ऐसा ही एक सपना था सुधाकर जी का। सुधाकर जी की उम्र अब 70 वर्ष हो रही थी, लेकिन अभी भी उनका एक सपना था। वह सपना था मुंबई जाकर मुंबई के ताज होटल में बैठकर चाय पीना। सुधाकर जी अब बूढ़े हो चुके थे। अपने कमरे में पड़े हुए अपने दिनों को याद कर रहे थे। तभी उनकी बहू बड़बड़ाती हुई उनके कमरे में जाती है और कहती है, बुढ़ा जब देखो पड़े पड़े ना जाने क्या सोचता रहता है। आराम फरमा रहा है, इसके तो मजे हैं। वह हाथ में झाड़ू ली थी और वही डंडे की तरफ से उनके सिर पर झाड़ू पटक देती है। सुधाकर जी के सिर में झाड़ू का डंडा लगता है जोर से। सुधाकर जी, आह, बहू क्या कर रही है? सिर पर झाड़ू क्यों पटक रही? हाथ सहलाते हुए सिर में कहते हैं। बहू जो अब तक पीछे मुड़कर चल दी थी, बुढ़ा सोता रहेगा या झाड़ू भी मारेगा? सुबह से कितना काम होता है, अभी उठेगा तो बस भूख भूख चिल्लाने लगेगा। सुधाकर जी कोई जवाब नहीं देते और उठकर झाड़ू लिए बाहर निकल आते हैं। पहले तो वह आंगन की तरफ चले जाते हैं, जहां पर आम और कई ऐसे पेड़ पौधे थे जिनके पत्ते गिरा रहा करते थे। वह ड्यूटी सुधाकर जी की थी। रोज सुधाकर जी आधे घंटे आंगन में झाड़ू मारते, सारी पत्तियों को इकट्ठा करते और फिर उन सूखी पत्तियों को आग लगाकर जलाते। आंगन साफ होने के बाद सुधाकर जी अंदर आते और घर में पोछा लगाते। पूरा दिन उनका इसी काम में गुजर जाता और जब वह समय पाते तो अपने लिए समय निकालते। सुधाकर जी बैठते नहीं थे। सुधाकर जी के हाथों में एक बहुत बड़ी कलाकारी थी। वह अपने समय पर, जब वह जवान हुआ करते थे, तो काम करते थे जहां लेडीजों का पर्स बनता था। सुधाकर जी बड़े महंगे महंगे पर्सों के शॉप में काम किए थे। उनके बनाए हुए पर्स इतने फिनिशिंग द्वारा हुआ करते थे कि एक भी मोती सितारे इधर से उधर नहीं जाते। अब सुधाकर जी की उम्र हो चुकी थी, तो वहां उन्हें काम पर नहीं रखा गया था, लेकिन वह थोड़ा बहुत मटेरियल लाकर और घर पर ही अपने हाथों से महंगे पर्स बनाते थे, जो कि एक एक पर्स की कीमत 2-2, 3-3 हजार रुपए हुआ करती थी। लेकिन अब सुधाकर जी उन पर्सों को बनाकर कम ही प्राइस में बेचते। उनका एक पर्स बनने में कभी हफ्तों लग जाता, कभी 15 दिन, और कभी किसी सामान की कमी होती तो महीनों गुजर जाता। कभी कभी घर का काम करते करते इतना थक जाते कि फिर अपना काम कर ही नहीं पाते। सुधाकर जी आज सुबह से घर का काम करते रहे, लेकिन बहू अपने कमरे में तैयार होकर बाहर निकलकर कहती है, किचन में जो कुछ पड़ा होगा खा लेना, घर में गंदगी मत करना। हम सब आज बाहर खाना खाकर आएंगे, मेरी बहन के यहाँ ही जा रहे। सुधाकर जी ने किचन में देखा तो कुछ नहीं, बस 3 रोटियां पड़ी थी। चलो 3 रोटी तो है, लेकिन बासी रोटी खाने का मन नहीं था। फ्रिज में देखा तो थोड़ा सा दूध बचा था। सुधाकर जी लाकर दूध गर्म करते हैं और उनके साथ रोटी खा लेते हैं। अचार खाने का उनका मन नहीं था, सब्जी बची नहीं थी। बहू का इशारा यही था कि अचार और रोटी खा लेना। सुधाकर जी के मुंह खट्टे हो रहे थे, खटाई खाने का मन बिल्कुल नहीं था, इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा दूध में शक्कर डालकर रोटी खा ली। जब रात को बहू लौटी, फ्रिज में देखा चाय बनाना है, दूध नहीं था। सुधाकर जी के ऊपर बहुत गुस्सा हुई। वह याव देखी ना ताव वहीं पर पड़े हुए उनके लड़के के जूते को उठाकर ससुर की तरफ दौड़ी और उनके शोल्डर में उसी जूते से कई बार वार किया। यह कोई पहली बार नहीं था जब सुधाकर जी को मार पड़ी थी। सुधाकर जी को उनकी बहू कभी चिमटा, कभी बेलन, कभी बच्चों के जूते चप्पल या घर की कोई भी चीजें फेंक कर मार दिया करती थी। सुधाकर जी इतने कमजोर भी नहीं थे कि वह बहू को जवाब ना दे सकते। वह जब भी
सोचते कि मैं कुछ बोलूं, अपने लिए आवाज उठाऊं, तो उनकी बहू कह देती, खबरदार बुड्ढा, अगर मेरे खिलाफ एक भी शब्द गांव मोहल्ले या अपने बेटे से की तो मैं तेरे ऊपर ऐसे गंदे गंदे आरोप लगाऊंगी कि तू जेल में सड़ता रहेगा। और सुधाकर जी का बेटा रवि, वह भी कभी अपने पिता की बात को सही नहीं मानता। इसीलिए सुधाकर जी कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि बेटा भी उनके ही खिलाफ रहता था। जब सुधाकर जी उस घर के मालिक हुआ करते थे, वह एक बहुत बड़े शोरूम में काम करते। फर्श बनाने का काम उनका था। उनकी अच्छी सैलरी भी थी। वह यही काम घर में भी किया करते थे। बाहर से मटेरियल लाते तो रात को भी वह फर्श बना लिया करते थे। यह उनका पार्ट टाइम था। संडे को छुट्टी मिलती, उस दिन भी वह एक दो पर्स बना ही लिया करते थे। उनके द्वारा शोरूम में बनाए गए पर्स 5,000, 8,000, 10,000 की कीमत पर बिकते। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी लोग खरीदा करती थी। लेकिन सुधाकर जी अपने घर पर बनाकर उसे भी कुछ कम दामों पर बेचा करते थे। ऐसे ही उनके पास पैसों की कमी तो नहीं थी, लेकिन इतना भी नहीं था कि वह उन पैसों से बड़े बड़े सपनों को पूरा कर सके। जब उनकी शादी हुई, उनकी पत्नी आई। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि बचपन में मैंने एक बार टीवी में मुंबई का ताज होटल देखा था। मेरा सपना है कि मैं मुंबई के ताज होटल में जाऊंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा, हम दोनों बैठकर चाय पियेंगे। उनकी पत्नी हंसते हुए कहती है, कैसी बातें कर रहे हो? कहाँ हम गांव में रहने वाले लोग और कहाँ मुंबई। पहले मुंबई जाकर तो देखो, फिर ताज होटल। सुना है ताज होटल के अंदर जाने में ही 2,000 की चाय मिलती है। अरे 2,000 में तो यहाँ हम पूरे महीने भर से भी ज्यादा चाय पी लेंगे। सुधाकर जी ने कहा, तुम मेरे सपनों को मजाक मत उड़ाओ। देख लेना एक दिन मेरा सपना पूरा होगा। यही सोच विचार और समय गुजरता गया। सुधाकर जी को पहली बेटी हुई, फिर 3 साल बाद बेटा हुआ। घर गृहस्थी में सूजी होते गए। दोनों बच्चे बड़े हो गए, जिम्मेदारियां बढ़ती गई। दोनों बच्चों को पढ़ाई लिखाई, फिर जवान हुए तो शादी। बेटी का ब्याह कर दिया, ससुराल में सुखी थी। और इधर बेटे के भी शादी हो गई, बहू आ गई। धीरे धीरे दोनों पति पत्नी बूढ़े हो गए और बहू घर की मालकिन बनी। सुधाकर जी की पत्नी बीमार रहने लगी थी और बेटे के शादी के 4-5 साल बाद ही वह दुनिया छोड़कर चली गई। सुधाकर जी अकेले हुए तो काफी दुखी रहने लगे। पत्नी का सहारा था, घर में मान सम्मान बना रहता था। बहू घर की मालकिन हो गई थी। सुधाकर जी को अब उस घर में अपनापन लगता ही नहीं था, क्योंकि हर वक्त बहू उनके साथ बहुत ही परायों जैसा व्यवहार करती, हाथ उठाती और उनके ही बेटे को उनके खिलाफ भड़काती रहती। पहले बेटा पिता की बातें सुनता, माँ के जाने के बाद, पत्नी के आने के बाद वह बिल्कुल बदल गया था। पिता को ही हर बार दोषी दोषी ठहरा देता था। यही सब कुछ उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन उनका आज भी सपना था। वह जब भी अकेले में बैठते, मुंबई के ताज होटल को देखने के उनके मन में जिज्ञासा जाग उठती। वह जाएंगे, वहां चाय पिएंगे, एक बार जरूर मुंबई घूमने जाएंगे। यही सोचते सोचते उम्र गुजर गई। उनके कमरे में कई मुंबई की ताज होटल की फोटो लगी थी। यहाँ तक कि वह अपने अलमारी में भी सजाकर रखे थे। एक दिन वह बाहर अपना पर्स बेचने जाते हैं कि उन्हें एक व्यापारी से पहचान हो जाती है। व्यापारी कहता है, कितने अच्छे पर्स बनाकर बेचते हो, तुम मुझे होलसेल में पर्स बनाकर दे दिया करो और उसके पैसे मिल जाएंगे। यह सुन सुधाकर जी को अच्छा तो लगा कि मैं पर्स बनाऊंगा तो किसी और के पास बेचने का टेंशन नहीं रहेगा, यहाँ एक साथ दे दूंगा। सुधाकर जी उस दिन कुछ एडवांस लेकर आते हैं और घर पर पर्स बनाने लगते हैं। यह देखकर बहू को बहुत गुस्सा आता है। यह बुढ़ा पूरे घर में कचरा फैलाकर रखता है। जहाँ देखो मोतियां, सितारे, धागे, सुई, यही सब कचरा फैलाया रहता है। देखो अपने पिता को समझाओगे कि नहीं? रवि भी देखा, पापा जब देखो यही काम करते रहते हो। अरे तुम्हें किसी चीज की कमी पड़ी है क्या?
खाने को नहीं मिल रहा है क्या? जो पूरा दिन यह सब कचरा घर में फैलाकर रखते हो, जहाँ देखो धागा ही धागा उड़ा रहता है। यह कैस वह जाने लगता है तो पत्नी कहती है, अरे हाँ, अगर यह काम करना चाहते हैं तो करने दो, लेकिन ये इतना कमाते हैं तो पूछोगे कि रखते कहाँ हैं? रवि ने कहा, ठीक ही तो कह रही है नेहा, इतना कमाते हो तो पैसा कहाँ जाता है? जब देखो तो पर्स में ही लगे रहते हो। सुधाकर जी ने कहा, मेरी बीमारियों में दवाइयों में खर्च हो जाता है बेटा। नेहा गुस्से से बोली, यह सब नहीं चलेगा। तुम्हारे पिता का नाटक। अगर वह घर में काम कर रहे हैं, घर के कामों में मदद नहीं करते, तो इन्हें आधे पैसे देने होंगे। तभी मैं इन्हें घर में कचरा करने दूंगी, वरना यह यहाँ से अपना सामान उठाए और चले जाएं। मैं इन्हें यहाँ कचरा नहीं करने दूंगी। सुधाकर जी क्या करते, मजबूर होकर कहते हैं, ठीक है, आधे पैसे दे दूंगा, परेशान मत करो। एडवांस में उधारी पैसे लेकर आया हूँ, काम करना जरूरी है। सुधाकर जी काम करने लगते हैं और आधा पैसा अपनी बहू के हाथों में दे देते हैं। एक दिन वह सामान लेने के लिए बाजार गए हुए थे तो उनकी बहू कमरे में घुस जाती है। देखूं, यह बुढ़ऊ इतने पर्स बना रहा है, अपने कमरे में कैसे पर्स जमा किया है? पर्स ढूंढने के चक्कर में वो घुसती है। देखते देखते वह अलमारी में गई, देखा ताज होटल की फोटो, हंसने लगी। बुढ़ऊ किसी टपरी में नहीं, ताज होटल में चाय पिएगा, क्योंकि वहीं पर सुधाकर जी ने अपने बारे में एक डायरी भी लिखी थी। एक दिन मेरा सपना जरूर पूरा होगा, मैं मुंबई के ताज होटल में चाय पीऊंगा। वह खिलखिलाकर हंसने लगती है। इस बुढ़े को एक कप चाय घर में मिल जाए वही बड़ी बात है। यह सोचकर वह उनके अलमारी का ताला खोलती है, देखती है तो उन्हें पासबुक के कुछ पेपर भी मिलते हैं। बैंक का पेपर देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती है। सुधाकर जी के अकाउंट में अब तक पूरे के पूरे 4 लाख रुपए थे। यह देखकर वह पासबुक उठाकर ले आई, गुस्से से नाक मुंह फड़फड़ा रहा। बुढ़े ने 4 लाख रुपए जमा करके रखा है, इसकी भनक ना मुझे और ना ही अपने बेटे को पड़ने दी। इसकी तो खैर नहीं। शाम को जब रवि लौट कर आता है, नेहा उसके सामने बैंक के पेपर पटक कर कहती है, यह देखो अपने पिता की करतूतें। वह भी आश्चर्य में पिता का पासबुक उठा लेता है, क्योंकि उसे खबर नहीं थी कि पिता का कोई बैंक में अकाउंट भी है। उसने देखा कि 4 लाख रुपए हैं, उसकी भी आंखें फटी रह गई। अरे, पापा ने तो इतना जोड़ कर रखा है और हमसे कभी बताया नहीं, और हमसे ही दवाई, चप्पल और अपने तौलिए, हर चीज के लिए पैसा मांगते रहे। नेहा ने कहा, वही तो, तुम्हारा पिता, यह देखो, मुंबई जाने के लिए तैयार है। अरे यह बुढ़ा सठिया गया, बाल पक गए, मुंह के दांत टूट गए, मुंबई में जाकर होटल में चाय पिएगा। हम लोग कभी घर से बाहर जाने को नहीं सोचते इस महंगाई में। रवि गुस्से से पिता को जब आता देख बोलता है, पापा, यह सब क्या है? दिन दिन भर गायब रहते हो। आपके यह सपने, ये सब इस उम्र में शोभा नहीं देता। लाओ पैसे मुझे दे दो, चलो बैंक में चलो और सारे पैसे निकालवा कर मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दो। सुधाकर जी ने कहा, नहीं, ये मेरे मेहनत की कमाई हुई पैसे हैं। मैं न जाने कब से एक एक पैसे जोड़ कर रखा हूँ। इसमें से मैं तुम्हें 1 रुपए नहीं दूंगा, यह मेरा है। वैसे भी जो काम करता हूँ उसमें से आधे पैसे तुम लोगों को दे देता हूँ। बेटा बहू दोनों उनसे झगड़ा करने लगते हैं। सुधाकर जी को मजबूर करके जबरदस्ती बैंक में ले जाते हैं और अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं। सुधाकर जी मायूस होकर लौटे, लेकिन घर नहीं जाते। वह अपनी बेटी के पास चले जाते हैं और सारी बात बेटी से बताते हैं। बेटी को भी गुस्सा आता है। वह पापा को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पुलिस स्टेशन में सुधाकर जी ने अपनी सारी बात बताई।
कि मैंने ना जाने कब से पैसे जोड़ जोड़ कर इकट्ठा किए थे और मेरे बेटे और बहू ने आज मुझसे जबरदस्ती अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। यह सुन पुलिस को भी बहुत गुस्सा आता है। पिता के साथ ही पुलिस घर पर आती है। बेटे बहू को कहती है, तुम लोगों ने पिता के ऊपर अत्याचार किया है। बूढ़े पिता से जोर जबरदस्ती करके उनके पैसे छीने हैं। तुम लोगों को जेल जाना है या सीधे तरीके से इस बूढ़े व्यक्ति के पैसे वापिस करना है। पहले तो नेहा ने बहुत चिल्लाया, आखिर हम इनके वारिस हैं, इकलौते बेटा है ये, इनके संपत्ति पर बेटे बहू का ही अधिकार है। यह कैसे कह सकते हैं कि हमने इनके पैसे छीने हैं। हम इनकी सेवा करते हैं, इन्हें खाने पीने को देते हैं, ध्यान रखते हैं, तो इनके पैसे हमारे ही हुए ना। सुधाकर जी ने रोते हुए कहा, नहीं साहब, यह बहू गलत कह रही है। 2 टाइम की रोटी बड़े मुश्किल से देती है। घर का सारा काम आज कई सालों से कर रहा हूँ। जब से पत्नी मरी है, इस घर में कुत्ते की तरह मेरी जगह हो गई है। ऊपर से जो भी काम करता हूँ, आधे पैसे ले लेते हैं ये लोग, और आधे पैसे में बचत करके मैं जो भी सेविंग करता हूँ, आज वह भी छीन लिए। साहब, मुझे मेरे पैसे दिला दीजिए। बेटे के ऊपर पुलिस भड़कती हुई बोली, यह सीधे से नहीं मानेगा, इसे ले चलो थाने और वहीं सबक सिखाएंगे। रवि ने कहा। रवि अपनी पत्नी को देखकर कहता है, नेहा, पासबुक लेकर आ, बैंक जाना है। वह बैंक में अपने पिता को लेकर जाता है और उनके लिए हुए पैसे वापिस कर देता है। सुधाकर जी बेटे के पास नहीं जाते, अपना पासबुक लेकर बेटी के पास जाकर कहते हैं, बेटी, मैं अपने जीते जी अपने सपने को पूरा करना चाहता हूँ। मेरे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैंने यह सपना 12 साल की उम्र में देखा था, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। बेटी आज पिता के सपने को देखकर सुनकर बहुत आश्चर्य में होती है कि कोई किसी सपने के पीछे इतना दीवाना कैसे हो सकता है। उसने अपने पति से कहा, क्यों जी, आप भी तो हम लोगों को घुमाने के लिए बोल रहे थे, क्यों ना हम सब पापा के साथ मुंबई घूमने चलें। यह सुनकर बेटी के पति ने भी कहा, ठीक है, अच्छा मौका है। सब लोग तैयार हो जाते हैं और मुंबई जाने के लिए टिकट निकालते हैं। एक दिन और एक रात ट्रेन का सफर करने के बाद तीनों लोग मुंबई पहुंच जाते हैं। सुधाकर जी, उनकी बेटी, दामाद मुंबई में पहुंचकर सबसे पहले ताज होटल में जाते हैं। उनका देहाती और गरीबों वाला लुक देखकर मुंबई शहर के लोग उनकी तरफ देखते हैं, लेकिन सुधाकर जी अपनी हिम्मत नहीं हारते। जिसके पास पैसा है वह तो मुंबई के ताज होटल अंदर जाएगा। सुधाकर जी ने अपने बचपन से लेकर आज तक की सपना और जमा पूंजी लेकर आए थे, इसी ख्वाहिश से कि हम अंदर जाकर चाय पियेंगे। गार्ड को भी आश्चर्य होता है, लेकिन सुधाकर जी अंदर चले जाते हैं। यहाँ तक कि बेटी दामाद को भी अपनी जमा पूंजी से वहां पर वो लोग चाय पीते हैं। सुधाकर जी जब मुंबई के ताज होटल से घूम कर निकले, आज उनके मन में एक अजीब सी शांति और सुकून था। 12 साल की उम्र का सपना पूरा हो चुका था। फिर उनकी बेटी और दामाद अपने बजट का एक होटल लेते हैं, वहां पर वह रुकते हैं। बेटी दामाद भी अपने मनपसंद जगहों पर, जैसे समुंदर के किनारे अपने फेवरेट हीरो का हीरोइन का घर देखना, अपनी मनपसंद चीजें खाना, यह सब वह लोग एंजॉय करते हैं और फिर अपने शहर के लिए वापिस चले आते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कितनी मुश्किलों के बाद सुधाकर जी का सपना पूरा हुआ। सपना छोटा हो बड़ा हो, अमीर बनना हो या किसी भी मुकाम पर पहुंचना हो, अगर हम सपने को देखते हैं, कोशिश करते हैं, तो जरूर पूरा होता है। नमस्कार।